मैं सीए कुलदीप गुप्ता, सेक्रेटरी जयपुर ब्रांच। आप सबका इस कोरोना हेल्प डेस्क के थ्रू जो एक मुहिम चलाई है हमने, कि जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को सेफ रखें, किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को ठीक करें, किस तरीके से जो एक कॉमन जो डिजीज है उनसे हम कैसे लड़ें, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध डॉक्टर श्रीमान गौरव गुप्ता जी हमारे बीच में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जयपुर ब्रांच की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर सीए सचिन कुमार जैन जी से कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू कुलदीप जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जयपुर ब्रांच इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है और विभिन्न डॉक्टरों से हमें इस कोरोना काल में एज ए गाइडेंस हमें प्रोवाइड कर रही है और हम इससे बहुत लाभान्वित भी होंगे। ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं एक छोटा सा जी के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग, मैं और गौरव जी साथ में ही पढ़े हैं, बचपन से साथ हैं और काफी अच्छा इनका प्रोफेशन में अकम्पलिशमेंट रहा है। ये एमएस ईएनटी है एम्स न्यू दिल्ली से और ये सीनियर रेजिडेंसी की थी इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से, और अभी एट प्रेजेंट ये एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर के एचओडी हैं, वहाँ पे डीन है और प्रोफेसर। इसके अलावा ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डायनोलॉजी सोसाइटी के, और ये एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहेंगे राइनोकॉन 2020 जो बीकानेर में अगस्त में होने वाली है। इनको अवार्ड फॉर एक्सीलेंस कई जगह से मिला हुआ है, हेल्थ केयर अवार्ड मिले हुए हैं, प्लस ये वर्ल्ड के he won the best paper award and gold medal in assistant professor category at Rajavikan on 13-14 दिसंबर। इसके अलावा इनके बहुत सारे वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशंस आए हुए हैं। कोकलर इम्प्लांट के अंदर इनका अपना एक नाम है। ये इन्होंने अपनी ट्रेनिंग सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ली है इस इम्प्लांट में। ये लोगों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए इन्होंने ही अचीव सेकंड हाईएस्ट इम्प्लांट इन राजस्थान। मतलब इनका जो बीकानेर सेंटर है जयपुर के बाद में सेकंड हाईएस्ट इम्प्लांट करने वाला सेंटर है, और इन्होंने काफी प्रेजेंटेशन साइंटिफिक रिसर्च पेपर किए हैं यूएसए, यूके, यूएई और साउथ अफ्रीका में। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ गौरव जी का, और गौरव जी से ये जानना चाहूंगा कि ये जो कोरोना बीमारी है उसके बारे में आप सब लोग लगभग ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू या कई तरह से जानते तो हैं, मगर किस तरह से इसको देखते हैं गौरव जी? सबसे पहले तो सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने काइंड वर्ड्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने आपके क्वेश्चन पे आते हैं। इस कोरोना बीमारी को हम किस तरह से इसका प्रोग्रेशन देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये इंडिया में सबसे पहले इसके केसेस साल के पहले कुछ महीनों में जनवरी फेब में आए थे, लेकिन उसके बाद से इसका प्रोग्रेशन काफ़ी तेज़ी से रहा है इंडिया में। पहले ही अपने मानते थे कि स्टेज 1-2 में है, जिसमें हम किसी केस को डिटेक्ट कर सकते थे, किसको हम पता कर सकते थे कि इन्फेक्शन कहाँ से आया है। लेकिन अब इस समय अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर तक आते आते ये स्टेज 3 में पहुंच गया है। मतलब इट्स अ कम्युनिटी स्प्रेड काइंड ऑफ थिंग, कि हमें पता नहीं कि पेशेंट इन्फेक्शन कहाँ से ला रहा है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है। तो एक तो इसका बहुत सीवियर, इसके बहुत तेज गति से इसका प्रसार हुआ है। दूसरा, इस वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आने लगे हैं। पहले जो स्ट्रेन थे उसके सिम्टम थोड़े अलग आते थे, अब जो स्ट्रेन है बहुत ज्यादा लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये वायरस थोड़ा सा अपनी सीवियरिटी को दिखा रहा है। और पहले अब माना जाता था केवल ओल्ड एज ही जो लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब इन दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे यंग इवन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं, और लोकल कम्युनिटी डॉक्टर पॉपुलेशन में भी यंग पॉपुलेशन को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये अपनी थोड़ा सा फेज बदल रहा है, स्टेज बदल रहा है, थोड़ी सी सीवियरिटी अपनी बढ़ा रहा है। गौरव जी, जैसा कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और बेसिकली कोरोना ईएनटी से रिलेटेड ही है, ईयर नोज एंड थ्रोट, तो गले से अपने गले में कुछ होगा या अपने मुंह से कुछ जाएगा तो उससे लेकर रिलेटेड ये चीज रहती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशन रखनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए? ये आपने ठीक कहा कि इसकी कोरोना जो बीमारी है, इसके आरंभिक लक्षण ईएनटी से रिलेटेड होते हैं। कि मेन जो हमारे मुख्य लक्षण हम कहते हैं कि खांसी है, जुकाम है, बुखार है। लेकिन इस खांसी जुकाम बुखार के अलावा आजकल हेडेक लेके पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है। और खासकर ईएनटी की अगर हम बात करें, ईएनटी सिम्टम्स की बात करें, तो एक बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम है। अगर पेशेंट हमारे पास कोई आ रहा है और कहता है कि अचानक से उसकी सूंघने की क्षमता या स्वाद की क्षमता अचानक से उसकी चली गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कोरोना है। काफी सारे रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर और स्टडीज से ये पता चला है कि अचानक से सूंघने की क्षमता, स्वाद की क्षमता, खांसी जुकाम बुखार तो है ही, इसके अलावा ये अगर सिम्टम आ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कोरोना हो सकता है।
और इसके लिए यही है कि कोरोना को हल्के में न लें। अगर जो आपने कहा कि क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशन रखनी चाहिए, विजिलेंट रहें। जहाँ तक प्रिकॉशंस का सवाल है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज एक ही है कि आपको सोशल आइसोलेशन, मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो मेन स्प्रेड है वो पेशेंट के अंदर वायरस कहाँ से आया, ये किसी को टच करने से नहीं आ रहा। आपने अगर किसी संक्रामक वस्तु को टच किया है, आप बाहर गए हैं, उसके बाद आपने नाक मुंह तक हाथ लेके गए हैं, तो वो अल्टीमेटली वायरस का एंट्री रूट आपकी नाक या मुंह ही रहेगा मेनली। तो कहीं भी जाएं मास्क लगा के जाएं, क्योंकि जो भी अगर कोई खांसी जुकाम है, पेशेंट के ड्रॉपलेट सिक्रेट करता है, तो एक एक ड्रॉपलेट में कई हजार कई लाख वायरस तक हो सकते हैं। तो सेफ एटमॉस्फेयर में जाएं, कोई भी अननोन नए एटमॉस्फेयर में जाएं तो उसको थोड़ा अनसेफ मान के चलें। मास्क को हमेशा लगाएं, जैसा कि बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइंस में और हर अवेयरनेस प्रोग्राम में यही है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अगर मास्क लगा हुआ होगा और आपने हाथ अपने मुंह तक नहीं लगाया तो ये वायरस आपकी बॉडी में नहीं जा सकता। अगर आपने कहीं भी मास्क हटाया और उस एटमॉस्फेयर में वो वायरस है, तभी उसकी एक एंट्री की संभावना बनती है। तो ये एक प्रिकॉशन बहुत रखनी है कि अपने को सोशल आइसोलेशन रखना है। कोई भी नई जगह जाए, कोई भी नए आदमी से मिले, थोड़ी डिस्टेंस से बात करें, अपना कांटेक्ट टाइम कम से कम रखें। हम ये कह रहे हैं अपने सारे पेशेंट्स को, कोई भी नया मरीज आ रहा है, कोई भी नया पेशेंट आ रहा है, कोई भी नया आदमी मिलने को आ रहा है, कांटेक्ट टाइम 2 मिनट से ज्यादा का नहीं रखें, जब तक कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। एक मिथ है कि 30 मिनट के आसपास अगर अपन बैठते हैं तो ही कोरोना स्प्रेड होता है, ये मिथ है बिल्कुल। कि fact? कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस में बदलती जा रही है। पहले था कि 2 फीट, फिर 6 फीट डिस्टेंस का, फिर था टाइमिंग का। अल्टीमेटली क्रक्स हमें यही रखना है इस समय कि जो नया कांटेक्ट है उससे जितना जरूरी कांटेक्ट है उतना रखें। आप 30 मिनट 45 मिनट्स के उसमें नहीं जाके, जितना जरूरी कांटेक्ट है, जितना दूर से कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो करके अपने चलें, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये कोरोना बीमारी के डायग्नोसिस और इसके रेमेडी के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे कि इसका कैसे गंभीरता से आकलन किया जाता है, क्योंकि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ये कुछ सिम्टम तो देते होंगे, वो बताइए। या इसके जैसे आपको मैंने कहा कि कुछ सिम्टम्स हैं जो इसका जो सीवियरिटी को करते हैं। शुरुआत ये करता है, लक्षण हो सकते हैं खांसी है, जुकाम है, थोड़ा सा गले में खराश है। साथ में जो मेन सिम्टम्स हम लोग लेके चलते हैं वो है बुखार आना। शुरुआत उनसे होता है, और बुखार के बाद सीवियरिटी का आकलन उसका होता है सांस में तकलीफ। जैसे जैसे पेशेंट को सांस में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं लोअर एयरवे माने कि लंग उसमें इन्वॉल्व है। तो डायग्नोसिस मेनली अभी जो इस समय अपने इंडिया में अवेलेबल है वो है ब्लड टेस्ट हैं कुछ एक। ब्लड टेस्ट में उसमें तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आरटीपीसीआर जो भी गवर्नमेंट करवा रही है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में कलेक्शन सेंटर में हो रहा है। आरटीपीसीआर एक टेक्निक है, इससे होता है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। लेकिन आजकल ये आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी भी 60 से 70% है। मींस अगर 100 जने अगर इन्फेक्टेड है तो 60 से 70% में ही ये पॉजिटिव आएगा। सीटी स्कैन चेस्ट हमारा आजकल कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर पेशेंट का आरटीपीसीआर नेगेटिव भी है लेकिन कोई उसके सांस लेने में तकलीफ है और सीटी स्कैन चेस्ट में उसकी फाइंडिंग्स आ रही है, तो वो हम कोरोना कंफर्म केस मान रहे हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम लोग आज शुरुआत एंटीबायोटिक से करते हैं। खून पतला करने की दवाइयां आती हैं आजकल, एंटीवायरल इंजेक्शन आ गए हैं, साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो वो प्लाज्मा डोनर बन जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन, बहुत सारे गंभीर जो पेशेंट्स होते हैं उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, पर अल्टीमेटली ऑक्सीजन सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे जैसे पेशेंट की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, सांस में तकलीफ बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता जाता है, जो कि हम मॉनिटर करते हैं। तो उसको एडमिट करके पेशेंट को उसी हिसाब से उसके लक्षणों के हिसाब से ट्रीटमेंट का आगे चलाते हैं। एंड इसमें मेरे को जैसा अभी निवेदन किया गया है, पहले एक बार कुछ मेंबर्स के क्वेश्चन बीच में बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल फिर हम बिल्कुल बाद में आगे अपना डिस्कशन बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे। तो बिल्कुल। हमारे पास से कुछ मेंबर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें से यस। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा सर। आई एम एक्सपीरियंसिंग प्रेशर इन एयर फॉर पास्ट 3-4 months and initially some whistle sound and then ear get blocked and having dizziness for 1-2 minutes. Please suggest, is this related to any other disease or corona? ये कोरोना से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिलता, लेकिन ये एक तरह का चक्कर है। एक चक्कर के चक्कर का कारण होता है हमारे नाक कान गले के विभाग में एक बीमारी होती है मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज में क्या होता है कि कान के अंदर फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। उसकी वजह से एक टिपिकल ट्रायड आता है, कान में फुलनेस का होना, कान में सुनाई कमी देना और कुछ मिनट के लिए चक्कर आना और विस्लिंग साउंड। तो ये पूरा जो ये जो इन्होंने लक्षण बताए हैं, ये हमारे मीनियस डिजीज में फिट बैठते हैं। और इसके लिए हम एक ऑडियोमेट्री कराते हैं, सुनाई की जांच। और अगर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर सुनाई की नर्व्स में कोई वीकनेस आती है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, विस्लिंग का आना, भारीपन का होना और कुछ मिनट के लिए चक्कर का आना।
तो इसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट किसी भी ईएनटी के पास जाके करा के, और उसकी एक मेडिसिन होती है जिसको बीटा स्टीन सॉल्ट का नाम है, वर्टिन नाम से बहुत फेमस है, तो वो हम चलाते हैं, तो उससे 99% ऑफ द केसेस में वो ठीक हो जाता है। नॉर्मली चक्कर के केसेस को डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक टिपिकल सिनेरियो इन्होंने दिया है, जो सिम्टम्स हैं वो एक मीनियस डिजीज के हैं और जो पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। तो जल्दी ही किसी न नजदीकी ईएनटी वाले से कंसल्ट करें। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज एक्टिविटी फॉर रिलीफ फ्रॉम स्नोरिंग। मतलब खराटे आना एक बहुत बड़ी बीमारी है। इज देयर एनी अलार्मिंग इंडिकेशन टू नो द स्टार्टिंग ऑफ द स्नोरिंग इशू? ये खराटे हर घर की बीमारी है, हर घर में किसी ना किसी एक मेंबर को खराटे आते हैं। तो इसके अंदर एक्टिविटी का, जैसा आपने पूछा कि एक्टिविटी का और वेट रिडक्शन का क्या रोल है एक्सरसाइज का, तो एक्टिविटी एक्सरसाइज से हम अल्टीमेट इसके दो मैनेजमेंट होते हैं। खराटे क्यों आते हैं? क्योंकि एक्सेसिव फैट आपको अकुमुलेट हो रहा है ओरल कैविटी में, ओरोफेरेंजियल टिश्यूज में एक्सेसिव फैट अकुमुलेट हो रहा है, जिससे सॉफ्ट पैलेट की फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मींस तेजी से साउंड आती है। जैसे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, हवा अंदर जा रही है, वहां फ्लटरिंग हो रही है, उसकी वजह से स्नोरिंग आ रही है। तो स्नोरिंग एक पूरा सीक्वेंस को आगे प्रोसीड करवा देता है, जिससे आपको आगे जाके रात को नींद में टूटना, रात को बार बार उठना, वो सब कर देता है। तो जो आप कह रहे हैं कि स्नोरिंग किसी आगे किसी चीज का विशेष बीमारी का लक्षण तो नहीं है, तो हाँ, ये स्नोरिंग का पहली चीज आगे जाके हम स्लीप एपनिया एक डिजीज होती है, ये उसको प्रिडिस्पोज करता है। और जो किस चीज से उसको पता लगा सकते हैं कि अगर आपको दिन में जागते हुए बार बार नींद आ रही है, या आपने देखा होगा डे टाइम स्लीपीनेस जिसको बोलते हैं, कि दिन में बार बार नींद आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसकी रात में नींद पूरी नहीं हो रही, उस पेशेंट की रात में स्लीप साइकिल जो है वो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहली चीज कहते हैं वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज। वेट रिडक्शन करें, लेस कैलोरी डाइट लें, वॉक करें सुबह शाम, और एक्सरसाइज करें। इससे आपका जो टिश्यू के अंदर एक्सेसिव फैट है वो हट जाएगा, टिश्यू की प्लायबिलिटी कम हो जाएगी, थोड़ा सा उसकी फ्लटरिंग कम हो जाएगी, और स्नोरिंग में हेल्प मिलेगी। लेकिन हाँ, इसके यही इसके तरीके हैं। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो मेंबर्स का है वो है, आई एम हैविंग सोर थ्रोट सिंस 2 months, व्हाट शुड बी डन? मतलब गले सोर थ्रोट एक, यस, एक्चुअली सोर थ्रोट एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि गला खराब है। अब गला खराब हम ये मान के चलते हैं कि या तो इन्फेक्शन से हो सकता है या किसी और कारण से। तो इन्फेक्शन मान के चलें, 2 महीने तक ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं होता कि 2 महीने तक चलेगा। तो उसके लिए बिना देखे बताना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल 2 महीने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो मेनली अगर 2 महीने से गला खराब होता है तो ये किसी ना किसी चीज की एलर्जी, और आजकल जो हम लोग देखते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड नींद कम आने से एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसमें हमारा स्टमक का जो एसिड है वो रिगर्जिटेट होकर गले तक आता है, उससे ही क्रोनिक गला खराब रहता है। तो अल्टीमेटली अगेन बिना एग्जामिन किए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर 2 महीने से है तो गेट yourself examined by a nearest ENT doctor so that can help you out. बट अगेन जो 2 महीने वाला है वो नॉट मोस्टली इन्फेक्टिव नहीं होता है कि हमें एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाएगा। मोस्टली हमें देख के उसको हम एंटी एलर्जी की, एंटी रिफ्लक्स मेडिकेशन, जो खाली पेट की गोली जिसको बोलते हैं, गैस वाली गोली, एसिड कम करने वाली गोली, वो देते हैं, तो उससे काफी हद तक वो आराम आ जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन मेंबर के तो खत्म हो गए, हम अपने वापस कोरोना की तरफ चलते हैं। जैसा एक मिथ है कि साहब कोरोना माइल्ड या मॉडरेट है तो आके चला जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, तो एक मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि कोई भी बीमारी अगर आती है तो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट देती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कोरोना बीमारी है वो काफी संक्रामक तो है ही, इसके क्या एडवर्स परिणाम भी हो सकते हैं अगर ये चला भी जाता है तो? एडवर्स परिणाम अभी ये होते हैं इसके कि जो पेशेंट हमारे पास ठीक होके आ रहे हैं, इवन क्योंकि ये अभी सब जो स्ट्रेन है वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, तो इवन वो पेशेंट हमारे पॉजिटिव स्टेज से नेगेटिव भी हो गए हैं, कोरोना नेगेटिव भी हो गए हैं, लेकिन वो लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं, उसमें फाइब्रोसिस कर रहे हैं। तो इवन आफ्टर गेटिंग नेगेटिव दे आर हैविंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स लाइक रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस में तकलीफ होना, तो वो लेके आ रहे हैं। इवन पेशेंट्स कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी वो सांस में तकलीफ उनकी रह रही है, पेशेंट बार बार हमारे पास आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मेनली जो वायरस है ये निमोनिया क्रिएट करता है, पैची निमोनिया अपने दोनों तरफ के लंग्स में। तो लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट काफी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इतने ज्यादा, क्योंकि फैमिली के अंदर पहले तो ये देख रहे थे कि जो आपके ओल्ड एज वाले इन्वॉल्व हो रहे थे, तो अब लेकिन इस समय ये इतना संक्रामक है कि रूटीनली ये एज ए फैमिली पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए खुद का तो ध्यान रखना ही है, फैमिली मेंबर्स का भी साथ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर अपन ने जैसे अभी सब चीजें रखी, मगर क्या स्पेशल अपने को फूड में क्या अवॉइडेंस रखनी चाहिए? जैसे कांटेक्ट तो अपने को दूर रखना ही है, पर कुछ ऐसी चीजें हो जो खान पान में कोई विशेष सावधानी रखनी हो, खान पान में प्रिकॉशन? आप नॉर्मल खाना खाने को हम कह रहे हैं कि नॉर्मल खाना खाइए, हरी सब्जी ज्यादा खाइए। बेसिकली हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी बॉडी की। इम्यूनिटी किससे बढ़ाएंगे? जिसमें ज्यादा विटामिन हो, जिसमें ज्यादा अच्छे पौष्टिक तत्व हो, ऐसी सब चीजें खाएं। हरी सब्जी ज्यादा खाएं, जिन सब्जियों में आयरन ज्यादा हो वो खाएं, विटामिन वाली चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। नई चीजें खाने में ज्यादा तली फली चीज नहीं खाएं। जिसमें भी जो भी लेस कैलोरी डाइट है, जो जंक फूड है वो अवॉइड करें। बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि पता नहीं कि बाहर के खाने में किसमें कौन सा कहाँ किसके हाथ लगे हुए हैं। तो बाहर का खाना कम से कम खाएं। रूटीन पौष्टिक आहार, हरी पत्ते की सब्जी, ये सब कुछ खाएं। कई लोग हमारे से पूछते हैं कि आयुर्वेदिक काढ़ों का क्या रोल है। तो दे आर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर। जिस भी चीज से आपको लगता है जो आपकी प्रूव्ड है कि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, अल्टीमेटली वही वायरस सबके बॉडी में अंदर जा रहा है, लेकिन लक्षण अलग अलग आ रहे हैं, सीवियरिटी अलग अलग आ रही है। तो ये सारा कौन आपको डिसाइड कर रहा है? आपकी इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो आपने देखा होगा, हम पढ़ रहे हैं कि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक निकल रहे हैं, उनको कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे, बट दे आर पॉजिटिव। और टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। जिनकी इम्यूनिटी लो है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, उनको ये इफेक्ट करे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, दीज आर लो इम्यूनिटी स्टेटस हमारे लिए। जहाँ कोई कोमॉर्बिडिटी है तो इम्यूनिटी बूस्टर आप कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिंक की टैबलेट्स, विटामिन सी की टैबलेट्स। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है खान पान के लिए। अपना जैसा मेडिकल सिनेरियो चेंज हो गया है, तो कोविड का इफेक्ट क्या है आपके ईएनटी प्रैक्टिस में, वो भी थोड़ा बहुत शॉर्ट काफी में बता। काफी चेंज आए हैं, काफी चेंज आए हैं। जब से अब कोविड आया है तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हम, क्योंकि हम सर्जन हैं, एज ए सर्जन इलेक्टिव सर्जरीज हम लोगों को रोकनी पड़ी हैं, केवल गवर्नमेंट के भी ऑर्डर से इवन। और हम लोग केवल इमरजेंसी सर्जरीज कर रहे हैं। ओपीडी में हमें पूरी, इतनी गर्मी में भी किट पहन के बैठना पड़ता है, पीपी किट पहन के पढ़ना, पीपी किट पहन के पेशेंट देखना बहुत डिफिकल्ट है। हर पेशेंट के आने के बाद, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आए तो अगला पेशेंट आए तो वो उससे कंटेमिनेटेड नहीं हो जाए। तो हमें हर पेशेंट के बाद सैनिटाइज करना पड़ता है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं। तो क्योंकि जो मेनली वायरस का हार्बर कहाँ कर रहा है? नाक के पीछे, नेजोफेरिंक्स में, ओरल कैविटी में। और हमारा सारा काम ईएनटी का ओरल कैविटी और नेज से रिलेटेड है। तो कोई भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तो पहले कई बार हमें जो ज्यादा सस्पेक्ट लगते हैं, पहले वो भी टेस्ट करा के उसको करना पड़ता है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट बाहर वेट कर रहा है तो वेटिंग एरिया में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहे। इमरजेंसी सर्जरी जैसे ईएनटी में हम लोगों की एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, जो जैसे आपने बताया कि हमारा बीकानेर का सेंटर सेकंड है कॉकलियर इम्प्लांट्स में। तो कॉकलियर इम्प्लांट एक सर्जरी है जिसमें हम लोग गूंगे बहरे बच्चों में इम्प्लांट डालते हैं। तो वो एक तरह की इमरजेंसी है, क्योंकि वो अगर उसका टाइम पीरियड निकल जाएगा, बड़े बच्चों में हम वो कर नहीं सकते। तो वो हम लोग एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं रेशियो का, कि भाई कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब उन बच्चों में वेट नहीं कर सकते तो पूरी और ज्यादा सावधानी रख के हम लोग कर पा रहे हैं। वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि हाँ, कौन से ज्यादा प्रोसीजर्स हमारे लिए जरूरी हैं अभी, और कितना प्रिकॉशन रख के विद ऑल सेफ्टी हम वो कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीक ही 100 इम्प्लांट यहाँ पे बीकानेर में पूरे किए हैं, और वी हैव बिकम द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट इन राजस्थान। तो चेंजेस आए हैं, मतलब काफी चेंजेस आए हैं। हमें और ज्यादा इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, पेशेंट्स के लिए भी और खुद के लिए भी। आप कोरोना वॉरियर भी हैं और साथ ही आप ये बहुत हेल्प भी करते हैं लोगों की, और एक बहुत मूक बधिर व्यक्ति के लिए आप उसको सुनने की क्षमता देते हैं, तो इससे बढ़िया काम मेरे हिसाब से समाज के लिए सेवा नहीं हो सकती है। जी जी। आप कंटिन्यू करते हैं अपन इस बात को लेते हुए कि टेक होम मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा, वो बताइए। टेक होम मैसेज कोरोना के लिए यही है कि इससे डरे नहीं, ये एक वैश्विक महामारी है, सबको मिलके मुकाबला करना है। ये भी टाइम है, ऐसा टाइम आया है, ये भी निकलेगा, वापस अच्छा टाइम आएगा। ये पूरे विश्व की समस्या है, केवल इंडिया की समस्या नहीं है। तो डरे नहीं, सतर्क रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक पूरे ह्यूमन स्पीसीज के सामने चैलेंज है, इसका हमें मिलके मुकाबला करना है। तो सेकंड थिंग है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें सब, जैसा गवर्नमेंट कह रही है गाइडलाइंस का मुकाबला, गाइडलाइंस को फॉलो करें। और सबसे जरूरी चीज लास्ट में यही कहूंगा कि इस बीमारी के लिए एट प्रेजेंट सबसे जरूरी एक ही चीज है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अभी तक जितना बच सकते हैं इससे बचें। होगा तो भी पूरा डॉक्टर समुदाय आपके साथ है, सब कुछ भी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आप प्रिवेंट करें जिससे आप अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और खुद को इस बीमारी से बचा सकें। गौरव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और टाइम्स ईएनटी अचीवर अवार्ड आपको इसीलिए मिलता है क्योंकि आप इतनी यंग एज में इतना अच्छा काम करते आए हैं।
थैंक्स अ लॉट। और जैसा सर ने बोला कि पहला सुख निरोगी काया, तो बाकी सभी कामों को सेकेंडरी रखते हुए अपने आप को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कोरोना काल में सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, 6 गज की दूरी, सब कुछ मेंटेन करते हुए हम अपने को और अपने परिवार को दोनों को बचा सकते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम लड़ सकते हैं, मगर हमारे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे बच्चे हैं जिनकी कोई गलती नहीं और हम अपना इफेक्ट उनको दे सकते हैं, वो सोचते हुए हमें काम करना है। हमें अपने ऑफिस में बिल्कुल दूरी बना के रखनी है और कोशिश करनी है जितना भी काम हो सके, ऑनलाइन हो सके, उसको करें। थैंक यू बाला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बुलाने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।